नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देश वाले पर। मैं हूं संजय शाह। मेरा सवाल है, क्या सुंदरता बिकाऊ है? क्या ताज सिर्फ चेहरे से नहीं, पैसे और पॉलिटिक्स से भी तय होता है? क्या सच में मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताओं की विजेता महिलाएं बेस्ट वुमन ऑन अर्थ होती है, या बस ग्लैमर की चमक में ढकी हुई एक धंधे की चकाचौंध होती है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो ग्लैमर, चमक दमक और सुंदरता के पीछे की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसी सौंदर्य प्रतियोगिताओं की, जिन्हें हम सुंदरता और प्रतिभा का उत्सव मानते हैं। लेकिन क्या ये वाकई उतनी निष्पक्ष और पारदर्शी है जितना कि दावा किया जाता है? इस वीडियो में हम इनके पीछे की सच्चाई, धांधली के आरोप और संचालन में छिपी कमियों की बात करेंगे, वो भी तथ्यों, आंकड़ों और कुछ चौंकाने वाली कहानियों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। इन प्रतियोगिताओं को देखकर लगता है कि यहां दुनिया भर की सुंदरियां अपनी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास दिखाने आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स की शुरुआत सन 1952 में एक विवाद के साथ हुई थी। इसकी नींव एक कपड़ा कंपनी पैसिफिक निटिंग मिल्स ने रखी थी, जो कैटलीना स्विमवेयर ब्रांड की मालिक थी। सन 1950 में मिस अमेरिका की विजेता योलंडा बैटलेज ने स्विम सूट में फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया था। फिर क्या था? इससे नाराज कंपनी ने मिस अमेरिका से अपना समर्थन हटा लिया और मिस यूएसए के साथ साथ मिस यूनिवर्स की शुरुआत कर दी। और फिर पहला मिस यूनिवर्स समारोह सन 1952 में कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच पर हुआ, जिसका मकसद सुंदरता को बढ़ावा देना कम बल्कि स्विमवेयर ब्रांड को विश्व स्तर पर प्रचारित करना ज्यादा था। इस तरह एक छोटा सा विवाद विश्व की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता के जन्म का निमित्त बना। मिस यूनिवर्स के मालिक समय समय पर बदलते रहे। सन 1996 से 2015 तक इसके मालिक डोनाल्ड ट्रंप भी रहे और उन्होंने इस प्रतियोगिता को और भी व्यावसायिक बना दिया। दूसरी तरफ मिस वर्ल्ड की कहानी भी कम रोचक नहीं है। सन 1951 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश टीवी प्रेजेंटर एरिक मॉर्ले ने इसे फेस्टिवल बिकिनी कॉन्टेस्ट के नाम से फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन के दौरान शुरू किया था। ये एक बार का आयोजन था, यानी हमेशा का नहीं। लेकिन उन्हें मिस यूनिवर्स की खबर लग गई। वो सुनकर मार्ले ने अपनी इवेंट को भी वार्षिक वैश्विक प्रतियोगिता में परिवर्तित कर दिया। इस तरह सन 1951 में जो छोटा सा आयोजन मिस वर्ल्ड के रूप में पहली बार हुआ, वो विश्व प्रसिद्ध हो गया, जो आज सुंदरता, बुद्धिमत्ता और सामाजिक प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या अब ये प्रतियोगिताएं सिर्फ इन उद्देश्यों के लिए चलती हैं या इनके पीछे कुछ और भी वजह है? तो ये प्रतियोगिताएं शुरू से ही व्यावसायिक हितों से जुड़ी रही है। इनका मकसद सुंदरता को बढ़ावा देना कम और उसके प्रायोजकों को, कॉरपोरेट्स को और मीडिया हाउसेस को मुनाफा कराना ज्यादा रहा है। 2 साल पहले सन 2023 में मिस यूनिवर्स के नियम बदलकर उसमें शादीशुदा महिलाओं को और माताओं को भी शामिल करने की अनुमति दी गई।
ऐसा क्यों किया गया? तो इस कदम को काफी लोगों ने, खास करके हमारे देश में, प्रगतिशील कदम माना, लेकिन विशेषज्ञों का स्पष्ट तौर पे मानना है कि ये कदम केवल दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए और नए बाजारों को आकर्षित करने की आयोजकों की एक रणनीति है। सौंदर्य प्रतियोगिताओं का बाजार आज अरबों रुपए का है। एक अनुमान के मुताबिक मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे आयोजनों से उसके प्रायोजकों, टीवी राइट्स और विज्ञापनों के जरिए हर साल करीब 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी अपने करीब 4,300 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे क्या प्रतियोगी महिलाओं को वो सम्मान और वो निष्पक्षता मिलती है जिसका ये प्रतियोगिताएं दावा करती है? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे चित्र साफ हो जाएगा। हमने पहले ही बात की कि इन प्रतियोगिताओं को प्रतिभा के साथ कम लेना देना है, व्यापार के साथ ज्यादा। इसी तरह इन प्रतियोगिताओं के बुनियाद में ही विवाद है और इनका इतिहास भी विवादों से भरा पड़ा है। सन 1974 मिस वर्ल्ड विजेता हेलेन मॉर्गन, उन्हें विजेता घोषित करने के 4 दिन के बाद ही उनसे ताज वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक अविवाहित मां थी। कुछ रिपोर्ट्स में उनके एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध का भी जिक्र हुआ था। नियमों का उल्लंघन हुआ, चलो मान लेते हैं, लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि आयोजकों को इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी? ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या ये उनकी मीडिया का ध्यान खींचने की एक सोची समझी साजिश थी? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और ये सारी प्रतियोगिताएं, इस तरह की सारी इवेंट्स, उनका सबसे बड़ा हथियार मार्केटिंग गिमिक्स है। सन 2015 का एक उदाहरण, मिस यूनिवर्स के फिनाले में स्टीव हार्वे ने लाइव टीवी पर गलती से मिस कोलंबिया को विजेता घोषित कर दिया, जबकि असली विजेता थी मिस फिलीपींस। अब क्या ये सिर्फ एक गलती थी? ऐसा शायद नहीं हो सकता। तो क्या ये रेटिंग्स बढ़ाने की, टीआरपी बढ़ाने की चाल थी? ऐसा होने की संभावना अधिक है। अब 2017 की बात करते हैं। उस साल की मिस वेनेजुएला कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, जो कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स का हिस्सा है। तब एक बड़ा विवाद हुआ। तब ऐसा आरोप लगा कि वेनेजुएला की एक स्टेट ऑयल कंपनी है PDVSA और उसके फंड का इस कॉन्टेस्ट को लेकर भ्रष्टाचार में बहुत दुरुपयोग हुआ और उसकी एंटी करप्शन जांच हुई, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। यहां तक कि कुछ प्रतियोगियों ने खुलासा भी किया कि स्पॉन्सरशिप के बदले उनसे अनुचित लाभ जैसे यौन संबंध की मांग भी की गई। इससे न केवल मिस वेनेजुएला की साख को नुकसान हुआ, लेकिन बल्कि विश्व मंच पर इस प्रतियोगिता की पारदर्शिता पर अनेक सवाल खड़े हुए। 2017 में ही मिस अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन भी विवादों से घिरा। हुआ यूं कि उसके CEO सैम हेस्केल और बोर्ड मेंबर्स के कुछ ईमेल्स लीक हो गए और उन ईमेल्स में क्या था? इस प्रतियोगिता के पूर्व प्रतियोगियों के बारे में अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां, और वो टिप्पणियां उनकी निजी जिंदगी, रूप, रंग और बुद्धिमत्ता के बारे में भी थी। ये ईमेल्स संगठन के आंतरिक संचार का हिस्सा थे।
इस खुलासे ने सैम हैस्केल और कई बोर्ड मेंबर्स को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और सौंदर्य प्रतियोगिताओं की नैतिकता पर सवाल उठाए। पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, हम इस साल का उदाहरण भी ले सकते हैं। अभी हैदराबाद में जो समापन हुआ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का, उसमें भी मिस इंग्लैंड मीगा मैली ने आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें वेश्या जैसा महसूस कराया गया और प्रायोजकों के साथ अनुचित मेलजोल का दबाव भी डाला गया। उन्होंने बीच ही में प्रतियोगिता छोड़ दी, जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने 3 वरिष्ठ महिला अधिकारियों की एक जांच कमेटी बनाई। आयोजकों ने हालांकि मीला मैगी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिए, लेकिन सवाल फिर वही आता है, ऐसे विवाद बार बार क्यों होते हैं इन प्रतियोगिताओं को लेकर? अगर कहीं धुआं है तो इसका मतलब कहीं आग भी तो लगी है। इन प्रतियोगिताओं को लेकर सोशल मीडिया पर भी बार बार सवाल उठते हैं। इस साल के मिस वर्ल्ड के फिनाले से पहले एक्स पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि थाईलैंड की प्रतियोगी को विजेता बनाने के लिए मजबूत दावेदारों को जानबूझकर पहले ही स्पर्धा से बाहर कर दिया गया। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि जजों के स्कोर की तो गणना ही नहीं हुई और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि इन प्रतियोगिताओं के प्रायोजकों और भू राजनीतिक हित विजेताओं के चयन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सन 2014 पे जाते हैं। उस साल मिस यूनिवर्स विजेता पॉलिना वेगा ने एक खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद उनका वजन केवल 1 किलो बढ़ गया। उसके कारण मॉडलिंग एजेंसियों ने उन्हें प्लस साइज मॉडल की श्रेणी में डाल दिया। अब आप बताइए, किसी व्यक्ति का वजन 1 किलो बढ़ता है और मॉडलिंग एजेंसियां उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करती है, तो ये कहां तक जायज हो सकता है? ये दर्शाता है कि इन प्रतियोगिताओं में सुंदरता के मानक इतने कठोर और अवास्तविक है कि विजेताओं को भी बार बार अपमान झेलना पड़ता है। और इन प्रतियोगिताओं में जजिंग के मानदंड कैसे हैं, उन पर भी कई बार सवाल उठते रहते हैं। कुछ मानदंड हम जानते हैं, जैसे कि हर प्रतियोगी की ऊंचाई, उनका कद, उनकी हाइट कम से कम 5.5 फीट होनी चाहिए। तो सवाल ये होता है, क्या 5.5 फीट से कम हाइट वाली महिलाएं बदसूरत होती है? फिर एक मानदंड है कि प्रतियोगी महिला का स्किन टोन आमतौर पर फेयर हो तो अच्छा है, यानी डार्क स्किन जिनकी है उनको प्रतियोगिता में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता और उनको मार्क्स भी कम दिए जाते हैं। फिर शरीर पतला होना चाहिए, फीचर्स परफेक्ट होने चाहिए और आपका लुक इंटरनेशनल होना चाहिए। अब ये इंटरनेशनल की व्याख्या क्या होती है? तो इन प्रतियोगिताओं के आयोजकों के मुताबिक इंटरनेशनल लुक वही होता है जो पश्चिमी लुक के साथ मेल खाता हो। यानी ये प्रतियोगिताएं विविधता की कोई पहचान नहीं है, ये तो बस एक खास किस्म की सौंदर्य की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से वही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट निकलेगा जो वेस्टर्न माइंडसेट को, वेस्टर्न यार्डस्टिक्स को समझ में आता है, उनके साथ मेल खाता है। और कहने को ये प्रतियोगिताएं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन सच्चाई क्या है?
सच्चाई ये है कि यहां पर महिलाओं को केवल और केवल एक प्रोडक्ट की तरह पेश किया जाता है और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपको कैसे चलना है, आपको क्या पहनना है, आपको कैसे बोलना है, हर चीज जो हम कहें उसी तरह आपको करनी होगी। आखिर में ये कोई स्वतंत्रता नहीं हुई, ये तो एक महंगी ड्रेस पहनकर चकाचौंध रोशनी में जाकर गुलामी करने जैसी बात है। इन प्रतियोगिताओं में भारत का क्या हाल रहा, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। भारत ने अब तक 3 बार मिस यूनिवर्स में परचम लहराया है। सबसे पहली बार 1994 में जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी, फिर 2000 के साल में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स घोषित किया गया। मिस वर्ल्ड में हमारी किसी महिला का जीतने का अवसर उससे बहुत पहले आ चुका था। आया था 1966 में, जब रीता फारिया पहली बार एक भारतीय नारी मिस वर्ल्ड बनकर जीती थी। फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। ये है भारतीय महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में विजेता ठहरकर देश को गौरव दिलाया। लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो तो मैं आपका ध्यान बटोरना चाहूंगा कि रीता फारिया का अगर एक अपवाद हम साइड पर रखते तो इन प्रतियोगिताओं में भारत की जीत का दौर बराबर तब शुरू हुआ जब हमारे देश ने उदारीकरण को, वैश्वीकरण को अपनाने का काम शुरू कर दिया था। उससे पहले हमें बरसों तक इन प्रतियोगिताओं में कभी जीत हासिल नहीं हुई थी। यानी जब भारत एक उभरता हुआ ग्लोबल मार्केट बन रहा था और जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर भी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स को एक नया लगाव होने लगा था, बराबर उसी अरसे में हमारी महिलाओं को इन प्रतियोगिताओं में विजेता ठहराने का एक चक्र शुरू हो गया। महिलाओं के साथ भी इन प्रतियोगिताओं में पक्षपात और अनुचित व्यवहार होते रहे हैं। कम से कम ऐसे आरोप जरूर लगे हैं। जैसे कि युक्ता मुखी ने एक बार बताया कि 1999 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में आयोजकों ने उनके कपड़ों और व्यवहार पर अपमानजनक टिप्पणियां की थी। फिर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आत्मकथा की एक बुक में अनफिनिश्ड में लिखा कि 2000 की साल में मिस वर्ल्ड के दौरान उनसे पश्चिमी सुंदरता के मानकों को पूरा करने की अपेक्षा रखी गई थी। ये दिखाता है कि भारतीय बेटियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ता है इन प्रतियोगिताओं में। और दूसरा एक आश्चर्य, इन प्रतियोगिताओं में कुछ देश की महिलाएं अधिक जीतती है, जैसे कि वेनेजुएला। आज तक वेनेजुएला ने 7 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है और मिस वर्ल्ड का 6 बार। अब सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला की महिलाएं पूरी धरती पर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, या वहां पर सौंदर्य प्रतियोगिताओं के लिए मशहूर कोचिंग और प्रायोजकों की जो ताकत है, ये दोनों मिलकर उन्हें बार बार विजेता ठहराने का एक षड्यंत्र चलाती है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा था कि ये प्रतियोगिताएं कॉरपोरेट्स और अरबपतियों द्वारा प्रायोजित होती है। ये तो आप और मैं भी जानते हैं। और उन्होंने आगे लिखा था कि 18-20 साल की प्रतियोगी
महिलाओं के शोषण के प्रति ये प्रतियोगिताएं बहुत संवेदनशील होती है। अब ये सब सुनकर मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये मंच प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं या सिर्फ शक्तिशाली लोगों का हित साधते हैं। ये भी जान लीजिए कि अगर किसी बेटी को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना हो तो कितना खर्च आता है। एक अंदाज के मुताबिक मिस इंडिया से मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स तक पहुंचने का खर्च 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, जिसमें मेक ओवर, ट्रेनिंग, कपड़े, गाउन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कई काम शामिल होते हैं। अब आप सोचिए, कोई गरीब या मध्यम वर्गीय लड़की ये खर्चा उठा सकती है? और इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए किसी भी देश को करीब करीब 8.5-9 लाख रुपए से लेकर 43 लाख रुपए तक की एंट्री फी चुकानी पड़ती है। यानी लड़की भी खर्च करे, उसका देश भी खर्च करे, तब जाकर इन प्रतियोगिताओं में प्रवेश मिलता है। इन प्रतियोगिताओं को कौन फाइनेंस करता है, उनका खर्चा कौन उठाता है? कॉस्मेटिक ब्रांड्स, फैशन हाउसेस, ज्वेलरी कंपनियां, ये सब मिलकर। और बदले में ये कंपनियां क्या मांगती हैं? ये कंपनियां प्रतियोगिता की विजेता महिलाओं को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है। यानी दोनों मिलकर फिर एक दूसरे का हित साधने का खेल शुरू कर देते हैं। जीतने वाली महिला चाहे गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या अमीर हो, रातों रात उसका जीवन इसी प्रतियोगिता से बदल जाता है। लेकिन बाकी जो सारी बातें इस प्रतियोगिता के जरिए देश बदलना, दुनिया बदलना, समाज बदलना, वो सब एक कागजी नाटक है। क्योंकि क्या आपने कभी किसी मिस वर्ल्ड को वास्तव में झोपड़पट्टियों में, झुग्गियों में काम करते देखा है? आपने नहीं देखा होगा। और अगर देखा है ना, तो वो केवल एक आपका व्हाइट वॉश किया गया है। यानी शायद फोटोशूट्स के लिए या ग्लॉसी वीडियोस के लिए ये विजेता महिला है झुग्गियों में गई और वहां से अपना मतलब साध कर उस तकलीफ को, उन लोगों को हमेशा के लिए भूल गई। यानी ये मिस वर्ल्ड, ये मिस यूनिवर्स, ये भले ही सुंदरता और प्रतिभा का उत्सव लगे हमें, लेकिन इनका सच अक्सर कड़वा है। धांधली के आरोप, प्रायोजकों का दबाव और प्रतियोगियों के साथ अनुचित व्यवहार की कहानियां इन प्रतियोगिताओं में से बार बार बाहर आती है। मिस वर्ल्ड की टैगलाइन है ब्यूटी विद अ पर्पस, और मिस यूनिवर्स सशक्तिकरण की बात करता है। वास्तव में इन दोनों प्रतियोगिताओं ने आज तक इन मोर्चों के लिए कुछ काम किया हो, ऐसा आप मुझे ढूंढकर बताएंगे तो मैं आपका जरूर धन्यवाद करूंगा। तभी तो 2025 में बीच प्रतियोगिता से बाहर निकलने वाली मीला मैगी ने बिल्कुल सही कहा कि मिस वर्ल्ड जैसी प्रतियोगिताओं का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हमें जरूरत है ऐसी प्रतियोगिताओं की जो सच्चे मायनों में प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे, ना कि किसी कंपनी के, किसी स्पॉन्सर के व्यावसायिक हितों को और सतही सुंदरता को। आखिर ताज वो नहीं होता जो सिर पर रखा जाए, ताज तो वो होता है जो मेहनत, सोच और सेवा से कमाया जाता है। और उस ताज की कोई प्रतियोगिता नहीं होती, क्योंकि जो जनता तय करती है वो सच होता है, जो कुछ जज तय करते हैं वो सच नहीं होता। दोस्तों, आखिर में सच ये है कि ये ब्यूटी पेजेंट्स और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जहां पैसा, राजनीति और कनेक्शन ही
जीत तय करते हैं। और आपको अगर फिर भी लगता है कि ये सिर्फ ब्यूटी और ब्रेन का खेल है तो आप भ्रम में हैं। देश वाले के दर्शकों, अब समय है कि हम इन प्रतियोगिताओं को आंख मूंदकर सराहना बंद करें। हमें चाहिए कि हम इनके पीछे की सच्चाई को समझें और एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सम्मानजनक व्यवस्था की मांग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे देश वाले YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आप भी मानते हैं कि ये प्रतियोगिताएं धांधली से भरी है या इनमें कुछ अच्छाई भी है। तो देश वाले के लिए मैं संजय शाह, फिर मिलते हैं इसी तरह के जानकारी और तथ्यों से भरपूर नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।